Welcome SVPites to presentation on chapter number 2 in morning dew, and this is part 3 of our presentation. So students, इससे पहले वाले presentations में we have learnt about the author of this chapter, Mr. Keki Daruwala, and we have gone through the chapter. We have already completed. We have completed the questions A1 and A2 as well as A3. Now let's go to question number A4. And what is that? Learn interesting terms. मतलब interesting terms हमें learn करनी है. अब इसमें interesting terms में क्या क्या है? Number 1, a point of view is used to narrate a story or a poem from the perspective of the speaker or the character. So point of view क्या होता है? Suppose स्कूल में हम जाते हैं और स्कूल में आपके से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लास में से अगर 30 स्टूडेंट्स हैं प्लस टीचर हैं प्लस और भी लोग हैं, तो अगर स्कूल में आज क्या क्या हुआ और मुझे कैसा फील हुआ, हर बच्चे की और हर जो भी इंडिविजुअल है वहाँ पे उसकी एक अलग कहानी होगी, उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा. जो उसके हिसाब से कहानी होगी वो दूसरे लोगों के हिसाब से जो कहानी है जो हुआ वो अलग होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोगों में लड़ाई भी हो जाती है, मान लीजिए आप में और आपके फ्रेंड में, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो आप सही हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया, बट आपके फ्रेंड के हिसाब से, फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका फ्रेंड सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया. सो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? इज़ यूज टू नरेट अ स्टोरी. कोई भी स्टोरी को नरेट करने के लिए, बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेरे हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है उसके हिसाब से. सिमिलरली आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपके हिसाब से. एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ यूज टू नरेट अ स्टोरी और अ पोएम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर. किसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से? स्पीकर के हिसाब से, और जो करेक्टर है जो स्टोरी बता रहा है उसके हिसाब से होता है. इस कहानी में किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? स्केयरक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये पोएम लिखी गई है. सो इन मॉर्निंग ड्यू दिस इज टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्केयरक्रो, राइट? So pick up any 5 stories or poems of your choice from this book and write down the point of view used in each of them. तो आप इस बुक में से कोई भी 5 स्टोरीज या पोएम आप लेंगे और उसमें आप मेंशन करेंगे कि इसमें किसका पॉइंट ऑफ व्यू मेंशनड है. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, क्रिएट. नाउ दिस इज B1. रीड दीज लाइन्स अगेन. कौन सी लाइन्स हमें रीड करनी दोबारा? Whether he sees the seasons come and go is a thing you and I may never know. So यहाँ पे किस पे हाईलाइट किया हुआ है? come and go. So come and go का मतलब क्या होता है? come and go का मतलब होता है आना जाना. come something which is not there for a long time. So in these lines the highlighted words form an idiom. okay, ये क्या होता है? idiom होता है. और idiom क्या होता है? We have already learnt about idioms. okay, जिसका कहने का कुछ और होता है बट मतलब कुछ और निकलता है. सो एन idiom इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बाय यूजेज एक्वायर अ मीनिंग दैट इज़ नॉट यूजुअली लिटरल. मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसका मतलब वही नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में होता है ना, आँख का तारा. तो आँख का तारा मतलब एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिय होना, समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू यू. ओके, सिमिलरली हेयर, कम एंड गो मतलब ऐसा नहीं कि आना और जाना, इसका मतलब होता है समथिंग स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम देन गोज अवे. फॉर एग्जाम्पल सीजन्स, सीजन्स कम एंड गो. सो समथिंग स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन गोज अवे, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ईडियम. सो अब लेट्स सी द एग्जाम्पल. ये ईडियम है. गिवन दीज ईडियम्स एंड राइट देयर मीनिंग्स. सो अब आपको ये खुद से करना है. आई कैन टेल यू वन एग्जाम्पल. दिस इज़ लाइक यू सी क्लाउड एंड रेन, सो इट्स लाइक स्टॉर्म, एंड दिस इज कप ऑफ टी, राइट? सो इट्स लाइक स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी. ओके, स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी. इसका मतलब होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि चाय की प्याली में तूफान आ गया, मतलब बेवजह की बात पे बवंडर होना है ना, छोटी सी बात पे को बहुत बड़ा बना देना, तूल दे देना. दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी.
Now remaining all you will do yourself. Now read these sentences. This is B2. The scarecrow drinks tea from a coffee mug. तो इसमें क्या है, जो हाईलाइटेड है वो कौन सा है, कॉफ़ी मग. एंड कॉफ़ी मग का मतलब क्या है, इन द सेंटेंस अबोव द हाईलाइटेड वर्ड आर ओपन कंपाउंड वर्ड्स. अभी ओपन कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, आर फॉर्म व्हेन टू डिफरेंट वर्ड्स आर यूज टुगेदर टू गिव अ न्यू मीनिंग. अब कॉफ़ी एक अलग चीज़ होती है, मग एक अलग चीज़ होती है. कॉफ़ी मग हो गया जिसमें आप कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, राइट. सो इट्स कॉल्ड कंपाउंड वर्ड. दोनों को मिलाने पे इसका मतलब अलग हो गया. नाउ द स्केयरक्रो थिंक्स ही इज़ नॉट गुड हाइफन लुकिंग. तो इस सेंटेंस में क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, गुड लुकिंग की. तो गुड का मतलब अलग होता है, यू नो, एंड लुकिंग का मतलब भी यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग. बट एक साथ आपने इनको कनेक्ट कर दिया है. दिस इज कॉल्ड हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. तो कंपाउंड वर्ड्स तो है ही, ये कौन सा है, हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स है. और इसमें क्या होता है, वी यूज़ अ हाइफन बिटवीन टू डिफरेंट वर्ड्स. कौन सा, गुड एंड लुकिंग के बीच में यूज़ किया यहाँ पे. दैट कम टुगेदर टू गिव अ सिंगल मीनिंग. और इसका क्या होता है, एक सिंगल मीनिंग होता है. गुड लुकिंग मतलब देखने में अच्छा. ओके. सो ऐसे जो है हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हमारे पास हैं, और भी उनको लेट अस ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंसेस. सो नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस. तो हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करने हैं ये कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस. सेंटेंसेस में हमें बनना है फिल इन द ब्लैंक में फ्रॉम द बॉक्सेस. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन, crows are not afraid of scarecrows on a dash night. अब इसमें देखो जो ऑप्शन है आपके पास, उसमें मुझे तो लग रहा है फुल मून. तो फुल का मतलब अलग होता है, मून का अलग होता है. बट फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात जो होती है, जब चांद पूरा निकला होता है, दैट इज़ कॉल्ड फुल मून. सो यहाँ पे आएगा फुल मून. देन श्रेया इज़ नॉट अलाउड टू ईट डैश वॉट. अब वेल बींग हो नहीं सकता, वेल नोन हो नहीं सकता, आइसक्रीम ही है. सो अभी यहाँ पे भी देखो, दिस इज हाइफिनेटेड, दिस इज नॉट हाइफिनेटेड, दिस इज आइसक्रीम, दिस इज वन वर्ड, राइट. दिस इज कंपाउंड वर्ड. तो आइस का मतलब अलग होता है, क्रीम का मतलब अलग होता है, बट आइसक्रीम का मतलब अलग हो गया, राइट. सो श्रेया इज नॉट अलाउड टू ईट आइसक्रीम. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन, द डैश ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. चिल्ड्रन आपको पता ही है, ऑर्फनेजेस क्या होता है, अनाथालय. जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो कहाँ रहते हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं. शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. नेग्लेक्ट मतलब उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको हमें ऐसा छोड़ नहीं देना चाहिए इग्नोर करके. सो क्या हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए, द डैश ऑफ चिल्ड्रन. लेट्स गो बैक. इसमें देखिए आप, वेल बींग, वेल नोन एंड स्कूल बस दो ही है. तो स्कूल बस से कोई सेंस नहीं बैठ रहा है. वेल नोन मतलब जो अच्छे से फेमस हो, वेल नोन इज़ लाइक फेमस. एंड वेल बींग मतलब उनकी भलाई, अच्छा सॉर्ट ऑफ वेल बींग मतलब उन बच्चों की भलाई या उनका जो एक पालन पोषण है. सो वेल बींग मतलब भलाई. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, द वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. द नेक्स्ट वन, द स्केयरक्रो डज नॉट लाइक टू ट्रेवल बाय अ स्कूल बस. ओके. देन the scarecrow is dash among the animals of the field. So the scarecrow is well known among the animals of the field. Okay, यहाँ पे आएगा well known. मतलब well known का मतलब होता है जो अच्छा खासा फेमस होता है. Okay, we will stop here and remaining ones we will do in the next presentation. Thank you.